हेलो दोस्तों, हम पहले पार्ट में हिमालय नदी को देख चुके हैं। अब इस पार्ट में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए क्या दिया गया है। प्रायद्वीपीय नदियाँ के अंतर्गत इसका जल विभाजक जो है पश्चिमी घाट द्वारा होता है। देखो क्या दिया है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। यह पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। आगे है प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिमी की ओर बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं, जैसे नर्मदा है, तापी है। दोनों ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और जवारनद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। देखिए हमने क्या यहाँ से समझा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में जल विभाजक का काम पश्चिमी घाट करता है। यह पश्चिमी तट के किनारे उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है और इसकी नदियां हैं मुख्य रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि पूर्व की ओर बैठती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनकी धाराएं छोटी हैं, जिनमें मुख्य रूप से नर्मदा ताप्ती है। ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं तथा जवारनद मुख का निर्माण करती हैं। इसके आगे हम देखते हैं देखिए पहली हम नदी देखेंगे नर्मदा नदी की द्रोणी। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है तो समुद्र के निकट पहुँचने के क्रम में नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार बनाती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात बनता है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इसमें अधिकतर समकोण पर मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं? नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई योजना नमामि देवी नर्मदे है, इसको याद रखिएगा आप। आगे हमारा है नर्मदा नदी। देखिए हमने क्या पढ़ा इससे पहले? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश में बहती है, जहाँ यह संगमरमर को काट करके जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात में बहते हुए खंभात खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है और ऐश्वर्य का क्या करती है? निर्माण करती है। इसकी जितनी भी नदियां हैं समकोण पर आकर के मिलती हैं। इसकी प्रमुख नदी तवा है। तो आगे हम देखते हैं अगली नदी, और यह नदी किस में होकर बहती है? एक भ्रंश घाटी। इसके उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है। अब हम अगली नदी देखते हैं तापी नदी। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा की एक समांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच तटीय मैदान में बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार हैं। उन नदियों का नाम बताइए जहाँ से नदियाँ बहती हैं। देखिए साबरमती कहाँ से बहती है? गुजरात से। माही गुजरात, भरतपुजा केरल, तो पेरियार भी केरल है। और इस प्रकार से हम देखते हैं तापी नदी के
मानचित्र में कैसे है। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई स्थान बैतूल जिले से होता है। यह नदी भी भरस घाटी से होकर बहती है। इसके उत्तर में सतपुड़ा रेंज है, देखिएगा यहाँ से। और यह नदी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसकी द्रोणी विस्तृत है। यहाँ पर खंबात खाड़ी में क्या बनाती है? अपना ज्वार नदी मुख बनाती है। अगली नदी देखिए, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से इस पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवातन सबसे बड़ा है। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि प्रायद्वीपीय नदियों में अपवातन किसका सबसे बड़ा है, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी का है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, 50% है, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से जो अंतिम 3 नदियाँ हैं, कौन सी? मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। तीनों सहायक नदियाँ सबसे बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण यह इसे क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसको मैप पर देखते हैं हम। देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। त्र्यंबकेश्वर पठार है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। यह नदी महाराष्ट्र में 50% इसका विस्तार है, और उड़ीसा, इसका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में विस्तृत होकर के डेल्टा का निर्माण बंगाल की खाड़ी बनाती है। इसकी सहायक नदियों में देखेंगे आप, मंजरा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है, प्राणहिता है। तो इस प्रकार से इसकी नदियों को देख लीजिएगा आप। मंजरा देखिएगा। अगली नदी हम देखते हैं इसमें, महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। महानदी की उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़, आज आप देखेंगे उड़ीसा के बगल में, वहाँ की उच्च भूमि से होता है। यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल खाड़ी मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर। इसका अपद्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। तो इसका अपद्रोणी कहाँ है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। देखिए, अभी हमने क्या बताया कि महानदी कहाँ से इस अपवा है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, और उड़ीसा में इसका अपवा द्रोणी है। इस प्रकार से बहती है। अगली नदी देखेंगे, कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली है। देखिए, इसमें 3 पॉइंट क्या है? इसकी दूरी, लंबाई कितनी है इसकी? 1400 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। मानचित्र पे देखते हैं इसको। देखिए, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यह नदी बंगाल खाड़ी में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। इस पर देखिए कुछ डैम बने हुए, आलमाटी डैम, श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम। इसको याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियाँ देखिएगा, भीमा है, कोयना है, घाटप्रभा है, इस प्रकार मालप्रभा है। अगली नदी देखते हैं हम, कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 760। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है?
इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। देखिएगा ये कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी रेंज से होती है। और इसकी अपादोड़ी कहाँ? कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल। यह नदी तमिलनाडु में कुड्लूर के पास में डेल्टा का निर्माण करती है। मेट्टूर बांध इस पर बनाया गया है, इस पर ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर नदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब इनकी स्थिति ज्ञात करिएगा। दामोदर नदी कहाँ पर बहती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, ब्राह्मणी, उड़ीसा, वैतरणी। सुवर्णरेखा नदी का स्थान देखिएगा किस किस राज्य से बहती है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% भाग जल लवणीय है, यानी कि पीने योग्य नहीं। वहीं केवल 3% ही स्वच्छ जल उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानियों के रूप में है। इस एक छोटा सा डाटा दिया है कि 71% जल है, जिसमें 71% का 97% अलवणीय जल है, लवणीय जल है, जो कि पीने योग्य नहीं है। केवल 3% पीने योग्य है, और उसमें भी इसका 3/4 हिमानी के रूप में स्थित है। आगे देखिए झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। नाव वाले घरों शिकारा से आप परिचित होंगे। झीलें, कश्मीर घाटी में झीलें हैं, प्रत्येक हजारों पर्यटक को आकर्षित करते हैं। इन पर स्थानों पर आप घूमने के लिए भी गए होंगे, तैराकी का आनंद ले सकते हैं, अन्य जलीय खेलों का आनंद ले सकते हैं। कल्पना कीजिए अगर आप कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर जहाँ पर झीलें नहीं होती इन स्थानों पर, तो क्या होता? क्या ये लोगों को आकर्षित कर पाती? क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि पर्यटकों को किस प्रकार ये आकर्षित करती हैं? देखिए, पर्यटकों के आकर्षित करने का मुख्य कारण इन पर नौकायन और अन्य स्थानों पर हम दर्शनीय स्थल होते हैं, अन्य कारणों से महत्व होते हैं। पृथ्वी की सतह पर गर्त, देखिए झील किसे कहते हैं, यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग को, जहाँ पर पानी जल जमा होता है, उसे झील कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग पर जहाँ झील जमा होता है उसको हम पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग जहाँ पर पानी जमा होता है उसको हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ये देखिए, ये लोकटक झील का चित्र दिखाया गया है। लोकटक झील कहाँ, किस राज्य में है, इसको बताइएगा आप। देखिए, ये जो झील है ये सब पानी के ऊपर तैर रहे हैं। ये जो घर देखिए बना गया है, ये भी जल के ऊपर ही है। यहाँ पर मत्स्य पर्यटन के लिए बहुत पसंद रहता है, ये हमेशा तैरते रहते हैं। तो आप कभी देखेंगे कि कुछ समय बाद ये घर कहीं खिसक कर इधर आ सकता है और ये वाला घर उधर जा सकता है। इस प्रकार आगे देखिए, भारत में बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार में, अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं, कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी पाती हैं, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें हैं। यहाँ कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादरों की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ झीलें ऐसे हैं जिनका निर्माण वायु, नदियों या मानवीय क्रियाकलापों से हुआ है। बिसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोपुर झील का निर्माण करती है। स्पीड बार और दिका तटीय क्षेत्रों में लगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट, कोलेरू झील। ये सब का स्थान बताइएगा आपको। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। वहीं पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं कोलेरू झील कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये गोदावरी कृष्णा नदी द्वारा बनाई गई झील है, लैगून झील। आगे देखिएगा, अंतर्देशीय भागों वाली झीलें।
कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए आप जब राजस्थान में देखेंगे सांबर झील है, जो लवण वाली झील है, इसके जल का उपयोग करके नमक बनाया जाता है। मीठे पानी की झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी होती हैं जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र की शिलाओं या मिट्टी से हिमानी के मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बाड़ा पानी, ये सब महत्वपूर्ण झीलें हैं। आगे देखेंगे आप। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नागल परियोजना। आप इसको सूची तैयार करिएगा एटलस की सहायता से। प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों की सूची बनाइएगा आप इसको। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। सूखे के समय मौसम में पानी बहाव को संतुलित करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को समान बनाती है। जलीय प्रतितंत्र को संतुलित करती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है, हमें मनोरंजन प्राप्त करती है। ये झीलों की उपयोगिता बताई गई है, कौन कौन सी है इसको आप देख लीजिएगा। अगला हमारा नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। एक गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण नदियों का बहुत महत्व रहा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश के जल का प्रमुख स्रोत हैं। इसका उद्देश्य जल के प्रदूषण को कम करने के लिए होता है। यानी कि जो NRPC है, इसका उद्देश्य नदियों के जल के प्रदूषण को कम करने के लिए होता है। आगे हमारा है नदी प्रदूषण। किस प्रकार से नदी प्रदूषण होता है इसके में हम पढ़ेंगे। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका अपरदन घटता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बहुत बड़े शहरों की गंदगी को तन्नु करके समाहित कर सकता है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषण से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर आप क्या करिए, वाद विवाद करिए या इसके बारे में सोचिए। बाकी ये चैप्टर समाप्त हो गया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।